दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में देखेंगे केमिस्ट्री क्लास 11th का पेपर वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं करना, प्रश्नों के सामने उनके अंक निर्धारित जो किए गए हैं वो लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। केमिस्ट्री क्लास 11th में 1.7 ग्राम अमोनिया गैस में अमोनिया के मोलों की संख्या क्या होगी? तो अमोनिया के मोलों की संख्या पदार्थ का भार ग्राम में बटे उसका अणु भार। तो 1.7 में जो 17 का भाग देंगे तो 0.1 आएगा। ये वाला ऑप्शन सही है। चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या बताती है? तो चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षकों का अभिविन्यास बताती है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स बताती है। निम्नलिखित में सबसे अधिक आयनिक त्रिज्या किसकी होगी? तो सबसे अधिक आयनिक त्रिज्या किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन्स की संख्या तो सभी में बराबर है, तो जिसमें प्रोटॉन्स कम होंगे उसकी आयनिक त्रिज्या सबसे ज़्यादा होगी। तो कार्बन की आयनिक त्रिज्या सबसे कम होगी क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन्स रहेंगे, कार्बन 6 होता है। H2S2O8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या निकल के आएगी? +7 निकल के आएगी। ठीक है, ओ ऑक्सीजन की -2 ले लेना, सल्फर की x मान के 2x लग देंगे और हाइड्रोजन की तो 1 रहेगी तो 2 हो जाएगा। बराबर करके 0 रख देंगे तो x की वैल्यू +7 आएगी। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद यहाँ पर है कि CH3O C2H5 का IUPAC नाम कौन सा सही है? तो मेथॉक्सी एथेन, इतना मेथॉक्सी हो जाएगा, इतना एथेन, तो मेथॉक्सी एथेन इसका सही नाम होगा। IUPAC नाम होगा मेथॉक्सी एथेन। ठीक है, भारी जल किसमें प्रयुक्त होता है? तो नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में D2O भारी जल का प्रयोग किया जाता है। D2O दोस्तों भारी जल का अणु सूत्र होता है। इसके बाद 2-2 नंबर के प्रश्न आ चुके हैं। आयनन विभव को समझाइए। तो आयनन विभव जानते हैं हम लोग, सिंपल सी परिभाषा होती है कि गैसीय अवस्था में किसी अणु के एक इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन विभव कहते हैं। एक एग्जाम्पल लिख देना छोटा सा, 2 नंबर मिल जाएंगे। पाई बंध को उदाहरण देकर समझाइए। किसी में भी समझा सकते हो, एथिलीन में समझा दो। ठीक है, एथिलीन में पाई बॉन्ड बनते हैं, एथिलीन में आप समझा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, सिंपल सी परिभाषा होती है 2 नंबर में। साम्य स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। केसी की परिभाषा पूछ रहे हैं 2 नंबर में। ठीक है, केसी की परिभाषा तो आपको आनी ही चाहिए, 2 नंबर में। इसके बाद जल की अस्थायी एवं स्थायी कठोरता के क्या कारण है, वर्णन कीजिए। हम जानते हैं कि जल की कठोरता उसमें घुले हुए सॉल्ट्स के कारण होती है। तो अस्थायी और स्थायी कठोरता होती है अलग अलग तरह के लवणों के घुलने के कारण। ठीक है, तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि अस्थायी कठोरता कौन से लवणों के कारण होती है और स्थायी कठोरता कौन से लवण खुले होने के कारण होती है जल की। तो जल की कठोरता का वर्णन का कारण 4 तरह के सॉल्ट होते हैं। ठीक है, मैं हिंट दे देता हूँ आपको। एक बाइकार्बोनेट होते हैं, क्लोराइड और सल्फेट होते हैं। 2 टाइप्स के सॉल्ट होते हैं जो कि स्थायी और अस्थायी कठोरता का कारण बनते हैं। अब आपको बताना है कि स्थायी कठोरता कौन से लवण उत्पन्न करते हैं जल में और अस्थायी कठोरता कौन से लवण उत्पन्न करते हैं। अस्थायी और स्थायी दोनों बताना। क्षार धातुएं प्रकृति में क्यों नहीं पाई जाती? स्वतंत्र रूप से इसीलिए नहीं पाई जाती क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, +1 या +2 स्टेज में पाई जाती हैं। अत्यंत क्रियाशील हैं, हवा पानी सभी से बहुत ही आसानी से रिएक्ट कर जाती हैं। अगला प्रश्न है निर्जल AlCl3 नम वायु में धूम क्यों देता है, समझाइए। 2 नंबर का प्रश्न है। मोल की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। मोल की परिभाषा, मोल कॉन्सेप्ट आप बता दो। एक परिभाषा लिख दो कि पदार्थ का ग्राम में भरा जो ग्राम में भार होता है, अणु भार के बराबर ग्राम में भार उसका 1 मोल होता है। उसमें एवोगैड्रो संख्या के बराबर कण होते हैं। कण कुछ भी हो सकते हैं जैसे अणु, परमाणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, कुछ भी। 6.023 × 10⁻23 ये मोल में इतने कण होते हैं जिसको एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। Na कहते हैं ना, एवोगैड्रो संख्या Na कितने होते हैं? 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, अगर किसी पदार्थ के अणु भार के बराबर ग्राम में भार ले लेंगे तो वो उसका 1 मोल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल जल का अणु भार 18 है तो 18 ग्राम अगर हम H2O ले लेंगे तो उसका 1 मोल कहलाएगा। ठीक है, अमोनिया का अणु भार क्या है? 17 है, तो 17 ग्राम अगर हम अमोनिया ले लेंगे तो वो उसका 1 मोल कहलाएगा। तो मोल कॉन्सेप्ट की परिभाषा के बाद अब चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं कौन से प्रश्न है। पाउली का अपवर्जन नियम बहुत सरल होता है भाई। पाउली का अपवर्जन नियम समझाना है।
ठीक है। पाउली का अपवर्जन नियम समझाना है, इलेक्ट्रॉन बंधुता समझानी है, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम के आधार पर एंट्रोपी की व्याख्या करनी है, ऑक्सीकरण संख्या निकाल दो, इसमें एस की निकालनी है, इसमें कार्बन की और इसमें आयरन की। सिंपल है, समीकरण बना लोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर निकल आएगी। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित समीकरण को आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित करना है, 4 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद वेस्पर थ्योरी, VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी। ठीक, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी को आपको समझाना है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत को समझाना है। इसके आधार पर H2O की ज्यामिति आपको बताना है। तो लोन पेयर में सबसे ज़्यादा प्रतिकर्षण होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और फिर बॉन्ड पेयर में सबसे कम प्रतिकर्षण होता है, जिसके कारण अणु की ज्यामिति में थोड़ी सी विकृति देखने को मिलती है। जल वाला H2O वाला आप देख लेना कैसी है ज्यामिति, NH3 देख लेना। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दिए गए हैं बॉन्डिंग वाले चैप्टर में। ओस्टवाल्ड के तनुता का नियम को परिभाषित करो, इस नियम को सीमाओं का उल्लेख भी कीजिए, इस नियम की सीमाएं भी लिखनी है। अनुनाद क्या है ये भी समझे, अनुनाद की एक अच्छी सी परिभाषा याद कर लो, टीचर्स को बार बार कहो कि अनुनाद क्या है समझाएं। क्वांटम संख्या क्या है, ठीक है, क्वांटम संख्या कुछ नंबर्स होते हैं जो श्रोडिंगर समीकरण को हल करने पर हमें मिलते हैं, जिससे उसकी आकृति, ज्यामिति, अभिविन्यास, ऑर्बिटल्स की संख्या, ऑर्बिटलों का अभिविन्यास, कक्षक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, क्या उनका अभिविन्यास है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, सभी कुछ के बारे में पता चलता है। परमाणु की गंभीर जानकारियां, भीतर की जानकारियां हमें क्वांटम संख्याओं से पता चलती हैं। 4 तरह की होती है क्वांटम संख्या। एक होती है मुख्य क्वांटम संख्या जिसको n से शो करते हैं, द्विवंशी क्वांटम संख्या जिसको l से दिखाते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या m से दिखाते हैं, और चक्रण क्वांटम संख्या s से दिखाते हैं। ठीक है, सभी कुछ अलग अलग जानकारी देती हैं परमाणु के बारे में। अगर ये नहीं आती क्वांटम संख्या आपको, तो कक्षकों के संकरण, हाइब्रिडाइजेशन से आप क्या समझते हैं, sp3d संकरण को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं आप। इसके बाद किसी लवण के विलेयता तथा अविलेयता गुणनफल में क्या संबंध है, विलेयता गुणनफल का एक उपयोग भी लिखो। अब कुछ नहीं आपको इतना आता तो हाइड्रोजन बॉन्ड आप तैयार करके ही जाना, उपसह संयोजक बंध भी तैयार कर लेना, विद्युत ऋणता यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी पूछी जा रही है। फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, हाइड्रोजन की सबसे कम, और बाकी बीच में आप देख लेना वैद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। उपसह संयोजक बंध होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर दिया जाता है किसी परमाणु द्वारा, दूसरे परमाणु द्वारा ग्रहण किया जाता है, तो क्या होता है कि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है जिसको हम एक एरो से शो करते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड जानते ही हैं, जहाँ पर ऐसी स्थिति आएगी जहाँ पर आंशिक निगेटिव और आंशिक पॉजिटिव, ठीक है, आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश की स्थिति बनेगी, वहाँ पर एक दुर्बल बंध बन जाता है। यहाँ पर आंशिक निगेटिव, आंशिक पॉजिटिव, यहाँ पर आंशिक पॉजिटिव, यहाँ पर आंशिक निगेटिव, जिसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इसको डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करते हैं, डॉट 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 डॉट। अथवा नहीं आता ये तीनों टिप्पणी, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर क्षारीय धातु के आवर्त सारणी में स्थिति की विवेचना कीजिए। क्षारीय धातु हम जानते हैं, फर्स्ट डे में सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इनकी उपस्थिति 1s1 इनका अभिविन्यास होगा। अत्यंत क्रियाशील है, वायु के साथ ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है, चमकदार, हल्की और मुलायम प्रकृति की होती हैं। ये सब आपको बताना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देते हुए। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण की क्रियाविधि बताइए। तो यहाँ पर एथिलीन पर ब्रोमीन की अभिक्रिया आपको करानी है, तो क्या बन जाएगा, 1,2-डाइब्रोमो एथेन बनेगा। सिंपल सी अभिक्रिया होगी मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार। इसके बाद अगर आपको ये अभिक्रिया नहीं करना है तो आप कर सकते हैं, फिटकरी का सामान्य सूत्र लिखिए। छद्म फिटकरियाँ, झूठी फिटकरियाँ, छद्म माने झूठी, स्यूडो एलम्स क्या है, छद्म फिटकरियाँ क्या होती हैं, फिटकरी के गुण एवं उपयोग लिखिए। फिटकरी का K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O तो पढ़ा होगा। इसके बाद क्रोम एलम भी होता है, वो पोटाश एलम था, एक क्रोम एलम भी होता है, क्रोमियम फिटकरी भी होती है। इसके बाद कुछ छद्म फिटकरियाँ भी होती हैं, थोड़ा बुक खोलो, धूल झाड़ो उनकी, तो आपको पता चलेगा कि क्या होता है ये सब। और फिटकरियों के उपयोग तो आप जानते ही हो, ठीक है, स्कंदन करने में बार्बर द्वारा यूज़ की जाती है। इसके अलावा और भी फिटकरी के यूज़ हैं। वही बात है कि धूल झाड़ो बुक्स की, तो पता चलेगा। थोड़ा थोड़ा पढ़ो, रोज़ पढ़ो, एक एक क्वेश्चन भी अगर तैयार करोगे तो वार्षिक परीक्षा में भाई आग लगा दोगे, बेहतरीन पेपर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
PDF इसका टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ये जानकारी आपको देनी थी, जो कि मैंने बताया था, लास्ट में दूंगा कि PDF इसका आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे ऑप्शनल वाले तो मैंने करा ही दिए, आपको हिंट दे दिए। सॉल्व करना आपकी जिम्मेवारी है। अगर आपको सॉल्व भी चाहिए कॉपी पेन पे, तो कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, जिससे इसका एक अच्छा सा सॉल्यूशन भी बनाकर चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। थैंक यू एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।